हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे निकला है, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो जनरल हिंदी में पूछे जाएंगे, टेस्ट सीरीज नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 11 तक जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे सेव है, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। देखिए, ये आपका सिलेबस है, कितना बार आपको बता दिए हैं। तो जनरल हिंदी में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और जनरल हिंदी से ही कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से करने से ये होगा 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, और जिस तरह हम पढ़ाते हैं ना उसी तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मूर्धन्य मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और इस पर हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ हम इस तरह बताएंगे। देखिए, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा उदाहरण है बताइए। तो चारों ऑप्शन आपको देखना है, प है, ड है, ट है, च है। तो कौन सा है बताइए। तो आप लोग समझ गए होंगे, ट होगा। ऑप्शन ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको पहचानने का आपका तरीका बता देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप इसको बारे में बता देते। देखिए, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ट है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। देखिए, इस पे हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। पूरा आपको कम से कम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लाएंगे ना, उसमें इसमें पूरा वीडियो से मतलब आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो व्यंजन होता है उसे घोष कहते हैं। उसके बाद देखिए, प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर मतलब पंचम अक्षर जो होता है अनुनासिक कहलाता है। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, वर्ग है, उसके बाद उच्चारण स्थान है। उसके बाद देखिए, अमोघ अल्पप्राण है, अघोष महाप्राण है। उसके बाद क्या है? सघोष अल्पप्राण है, सघोष महाप्राण है, और सघोष अल्पप्राण नासिक का है। तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा आपका मूर्धन्य। देखिए, मूर्धन्य पूछता है, उसके बाद कंठ पूछता है, और दंत पूछता है। ये आपके एग्जाम में 3 जो है ना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों से आपको याद करके ही जाना है। तो यहाँ पूछा है मूर्धन्य से। देखिए, मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य मीन्स क्या हो गया? उच्चारण आसान क्या है? मुद्रा, मूर्धा। मूर्धा मीन्स मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो अगला भाग होता है, मूर्धन्य जो होता है मतलब मूर्धा कहलाता है। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, ठीक है। तो अमोघ अल्पप्राण क्या है? ट है, ट। उसके बाद क्या है? अमोघ महाप्राण क्या है? ठ। उसके बाद क्या है? सघोष अल्पप्राण क्या है? ट ठ ड है, ठीक है, ड है। उसके बाद देखिए, सघोष महाप्राण क्या है? ढ है। उसके बाद सघोष अल्पप्राण नासिक के क्या है? न है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है ना इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है ना, अमोघ अमोघ अल्पप्राण मूर्धन्य में कौन है? तो ट है। ये सब आप याद करके जाइएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो जनरल हिंदी में जो याद करने वाला जो शब्द मतलब जो टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आपको टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72 पे। क्वेश्चन क्या है? गुरुजी योग सिखाएंगे। क्या है? गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान का, सामान्य भविष्यत का, सामान्य वर्तमान का, या सामान्य भूत का? तो क्या है? देखिए, गुरुजी योग सिखाएंगे। देखिए, गुरुजी योग सिखाएंगे जो है मतलब सिखाएंगे मतलब सामान्य भविष्यत। आप लोग टेंस तो जनरल इंग्लिश में जरूर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिखाएंगे मतलब भविष्य का बात बोल रहा है ना। गुरुजी योग सिखाएंगे मतलब सामान्य भविष्य होगा। ऑप्शन डी गलत, ए गलत, सी गलत। तो क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, समझ गए ना। तो 72 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, तात्कालिक वर्तमान काल से क्रिया के वर्तमान काल में हो रही का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, पर उसके वर्तमान में संदेह न हो।
तो याद रखिएगा 72 का क्या है, 72 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुल्लिंग शब्द से है, मतलब बोल रहा है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए क्वेश्चन जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो पहचानने का जो है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये VVI है, याद रखिएगा। तो पुल्लिंग शब्द बोला है दौलत है, निधि है, कोष है या रकम है। तो देखिए दौलत, निधि और रकम आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, लेकिन कोष जो है ना आपका पुल्लिंग शब्द है, समझ गए ना। कोष जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो कितना क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए पुल्लिंग शब्द और आपका क्या क्या है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पुल्लिंग शब्द क्या है, धातु है, अन्न है, माह है, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष, ये सब क्या है पुल्लिंग है। लेकिन जो अपवाद है, आपको जो वर्ड सुनने में पुल्लिंग लगेगा लेकिन ये स्त्रीलिंग होता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे में क्या है पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन देखने में मतलब ये देखने में या सुनने में आपको लगेगा क्या, आपको जो वर्ड देखने में या सुनने में जो आपको लगेगा आपको पुल्लिंग लगेगा, लेकिन ये क्या है अपवाद है, मतलब ये सब स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग शब्द देख लीजिए, नदियों का नाम, जैसे में नदियों का नाम गंगा यमुना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, ये सब क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, जैसे में आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अपवाद देखिए, अपवाद क्या है आपका सिंधु है, सिंधु पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, सोन नदी, मतलब सिंधु ब्रह्मपुत्रा और सोन नदी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह याद कीजिएगा। क्वेश्चन जो अपवाद है ना पुल्लिंग शब्द में और स्त्रीलिंग शब्द में जो अपवाद शब्द है ये आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, धुआं सा मुंह होना। देखिए मुहावरा और लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या है धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, धक्का देना, लज्जित होना, शब्द उत्पन्न करना या नष्ट नष्ट करना। तो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है। तो देखिए धुआं सा मुंह होना, धक्का देना होगा नहीं होगा, शब्द उत्पन्न करना नहीं, नष्ट करना ये नहीं, धुआं सा मुंह होना मतलब लज्जित होना होता है। मतलब ऑप्शन जो 74 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा लज्जित होना होता है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या है धूल फाकना, धूल फाकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मारे मारे फिरना, मारे मारे फिरना मतलब इधर उधर भटकना। उसके बाद देखिए धुन सवार होना, धुन सवार मतलब जानते हैं ना, मतलब किसी बात के पीछे पड़ना है। मतलब एक होता है ना धुन सवार हो जाना, मतलब हमको लेक्चर देखना है स्टडी विद केजी गुरु चैनल से, मतलब तैयारी करना है, GK GS का देखना है या हिंदी का देखना है या पेपर निकालना है, तो ये सब होता है ना धुन, मतलब धुन सवार होना होता है। उसके बाद देखिए धत्ता बताना, धत्ता बताना का मीनिंग क्या होता है, इसका जो मुहावरा क्या होगा चालाकी से टाल देना। उसके बाद देखिए धोती ढीली होना, धोती ढीली होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाए मतलब घबरा जाना होता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद और भी जो एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं मुहावरा क्या है, ये देखिए ये है मुहावरा, ठीक है। मुहावरा आपका एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं ये देख लीजिए, जैसे में धाक जमाना मतलब रूब रूब जो होना, धुआं सा मुंह होना, अभी देखे ना मतलब लज्जित होना। उसके बाद देखिए धूप में बाल सफ़ेद करना मतलब बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़ा होना, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए ढूल छानना मतलब मारे मारे फिरना, आपको बता दिए। धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। उसके बाद क्या है धोती ढीला होना मतलब डर जाना, तो आपको ये सब अभी पहले ही बता चुके हैं, तो ये सब एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं। तो 74 का क्या होगा, 74 का आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हेत प्रीति से जो मिले, क्या है हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है, रैदास जी की है, नानक देव जी की है, कबीर जी की है या दादू दयाल जी के। दादू दयाल जो है आपका दादू दयाल मतलब जयपुर में मतलब राजस्थान में बहुत प्रचलित है दादू दयाल जी, याद रखिएगा। तो जो है क्या है हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, किनका ये जो उक्ति है कौन सा कवि का है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये संत कबीर जी का है, किसका संत कबीर जी का है, ये याद रखिएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति जो है संत कबीर जी का है। संत कबीर दास जो है कबीर दास जी हिंदू मुस्लिम एकता के
प्रबल समर्थक थे, याद रखिएगा। और कबीर दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था, और मृत्यु मगहर में हुआ था। तो ये सब एग्जाम में है ना, एग्जाम में आपका एग्जाम जो है, जो जीके जीएस का एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 क्वेश्चन है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? बताइए। कपड़े, कुछ नए, उसके बाद छोटी बच्ची या मुझे। तो देखिए कौन सा वाक्य करता पूछा, कौन सा वाक्य जो है, वाक्य कौन सा शब्द जो है करता है? तो मुझे, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब मुझे जो है आपका करता है। तो कैसे पहचान है आपको, हम आपको बता देते हैं। देखिए कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने का पता चलता है उन्हें कर्ता कारक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है, किसका उपयोग किया जाता है? ने, कर्ता ने, कर्म को, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कारक सूचित करने करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विभक्ति कहते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए कारक और कारक चिन्ह, ये याद रखिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में देखिए कर्ता ने, कर्म को या ए या ए होता है। करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए ए ऐ, समझ गए ना। उसके बाद देखिए अपादान से, मतलब अपादान से संबंध, संबंध मतलब क्या है? का की के, उसके बाद रा रे री ना ने नी, समझ गए ना। उसके बाद देखिए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कारक का आपका कारक चिन्ह क्या होगा? में होगा या पर होगा। उसके बाद देखिए संबोधन, संबोधन कारक का आपका कारक चिन्ह क्या होगा? ए, हे, अरे, ओ, मतलब विषम आदि बोधक चिन्ह है। तो ये सब आपका संबोधन बोधक का, आपका संबोधन कारक का कारक चिन्ह होता है। तो ये जो टेबल बताए ना, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और एक बार और याद करके एग्जाम में जाना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। 77 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 76 का समझ गए होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? देखिए इनमें से जो विवरण चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, 77 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए विवरण चिन्ह ए हो गया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए पूर्ण विराम ऐसे लिखा जाता है, विषमयादि बोधक चिन्ह आपको बता दिए ना, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अर्ध विराम आपका ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, जो सामान्य हिंदी में आपका क्वेश्चन जो है, इजी क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? अलंकार शब्द में, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम है, अल है, अ है और कार है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। अलंकार शब्द में जो उपसर्ग यूज किया गया है आपका अल होगा, मतलब अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए अलंकार में अल उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है, जैसे में अल है। उर्दू उपसर्ग कौन कौन है? जैसे में अल, अल जो है आपका उर्दू उपसर्ग है। तो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसका एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, ब, उसके बाद बा, बिल, बिला, बेला, ये सब क्या है? आपका उर्दू उपसर्ग है, ये याद रखिएगा। अल का अर्थ क्या होता है? देखिए अल का अर्थ हो जाता है निश्चित होता है, ये याद रखिएगा। तो ये याद समझ गए होंगे। तो जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो है ना, पहले उपसर्ग लगा रखे अल से, जैसे में अलंकार हो गया। उसके बाद एन हो गया, एन मतलब जो खुश है, गैर है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपका उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 79 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन क्या है? वुहान, वुहान जैसे वुहान जो है किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो आप लोग समझ गए होंगे। 79 का आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। यहाँ पूछा वुहान जो है किस देश में है, तो मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी जो है आपका 79 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में यहाँ प्रश्न पूछा गया था ना, वुहान जो है किस देश में है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर संकेत या इशारा हो, ऐसे वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? मिलन के पल
केवल दो चार, देखिए ये सब याद करके रहिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार का है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है, महादेवी वर्मा जी का है, या जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये सब आपका याद करने वाला चीज़ है। ये जो जो ये सब जो रचनाकार है, इनका जो रचनाकार है कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो ये सब याद मतलब किए रहिएगा, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, उसके बाद और भी जो मतलब कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो ये सब का जो मतलब जो उक्ति है, मतलब जो उक्ति जो रचनाकार है, ये याद किए रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 80 का क्या है? 80 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? उसके बाद देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है छायावादी कवि है। क्या है? छायावादी कवि है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये सब आप 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए, इनकी जो प्रथम रचना है, इनकी प्रथम रचना कौन है? वीणा है। उसके बाद देखिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। देखिए, चिदम्बरा जो इनका कीर्ति है, उनके इसके लिए 1968 ईस्वी में जो मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 ईस्वी में दिया गया था। तो क्वेश्चन जो है इसी तरह आपका सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं, और जो जो मतलब सेपरेट वीडियो लाने वाला होगा हम ला देंगे। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।